हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। आज हम लोग यूपी पीसीएस मेंस का जो सिलेबस है उसका बाइफरकेशन करने वाले हैं। उसका हम लोग थोड़ा एनालिसिस करेंगे, रिसर्च करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। हम लोग पीवाईक्यूज से इसको लिंक करने की कोशिश करेंगे सिलेबस को, कि पीवाईक्यू जो आए हुए हैं वो सिलेबस में कहाँ दिए गए हैं, या सिलेबस के बाहर से आ रहे हैं या कहाँ से आ रहे हैं। सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और एक एक कीवर्ड्स हम लोग पकड़ेंगे कि सिलेबस पे अगर हम लोग को नोट्स बनाने हैं मेंस के लिए, तो हम लोग किस-किस कीवर्ड्स को उठा के उन पे नोट्स बनाया जा सकता है, ठीक है। ये बिल्कुल वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा ये पूरे सिलेबस को समझने के लिए, यूपी पीसीएस के लिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम लोग जीएस 1 से ही शुरू कर देते हैं। ओके, इसमें टोटल कितने टॉपिक्स दे रखे हैं? टोटल 15 टॉपिक्स हैं। ओके, एक-एक करके हम लोग सारा समझते हैं इसमें। देखो, पहला टॉपिक इसमें क्या है? द हिस्ट्री ऑफ कल्चर कवरिंग सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। कहाँ से कहाँ तक? एंशिएंट से मॉडर्न तक। ये दे रखा है सिलेबस में। अब इससे देखो कीवर्ड्स क्या हैं इसमें, और इसमें हम लोग को कहाँ-कहाँ से पीवाईक्यू मिले हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। एक तो देखो ये जो सैलिएंट एस्पेक्ट लिखा है ना, यही एक अपने में कीवर्ड है ना? तो अगर हम लोग नोट्स बनाने जाएँगे जीएस पेपर 1 के, तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम लोग किसके बनाएँगे? एक सैलिएंट एस्पेक्ट्स के बनाएँगे, लिटरेचर के बनाएँगे और आर्किटेक्चर के बनाएँगे, है ना? ये आपकी पीडीएफ जो है सिलेबस वाली एनालिसिस की, ये टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? तो टेलीग्राम ज़रूर जॉइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग एस्पेक्ट पे बना लेंगे। जितने भी येलो कलर से हाइलाइटेड है ना, ये सारे कीवर्ड्स हैं, और ये जितने भी सर्कल में आए हैं, है ना, रेड सर्कल में, वहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है? ऐसे समझ लो ना। देखो सारे कीवर्ड से आए हुए हैं, जितने भी है ना, ये देखो, सबसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एस्पेक्ट में देखो कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आया था। एक तो देखो एक बार पूछा था कि आयरन का क्या रोल है ना? आयरन का क्या रोल रहा है डेवलपमेंट में फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न, ओके? तो उसको हम लोग कवर कर सकते हैं। फिर हड़प्पन टाउन प्लानिंग, है ना? ये तो आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। फिर इसको 2 बार साइंस के पर्सपेक्टिव से पूछा गया है ना? कि मतलब साइंस से जो एंशिएंट साइंस थी हमारी, उसका क्या सिग्निफिकेंस था? उसका आज क्या सिग्निफिकेंस है? उसने कैसे कंटिन्यूटी मेंटेन कर रखी है फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न, है ना? तो ये सारे एस्पेक्ट हम लोग को कवर करने हैं, और नोट्स में भी इन्हीं एस्पेक्ट के हिसाब से अपने नोट्स बना लो, ठीक है? फिर देखो लिटरेचर में क्या पूछा है? बुद्धिस्ट लिटरेचर पूछा है एक बार, वैदिक लिटरेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 3 बार पूछ चुके हैं ये लोग, ठीक है? एंशिएंट नॉलेज, है ना? इसके बारे में पूछा है। फिर आर्किटेक्चर में एक बार गुप्ता के बारे में पूछा है कि ये कैसे गोल्डन एज रहा है ना? मॉडर्न के बारे में पूछा है, और एक नागराज स्टाइल के फीचर्स पूछ लिए थे डायरेक्ट, ठीक है? तो इन एस्पेक्ट्स को हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे आर्किटेक्चर में। फिर सेकंड टॉपिक है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, है ना? अब इसमें इवेंट्स पूछ लेते हैं, पर्सनैलिटीज़ पूछ लेते हैं और इश्यूज़ पूछ लेते हैं, है ना? इस वीडियो का अपना मोटिव क्या है ना? इस वीडियो से हम लोग क्या सीखना चाह रहे हैं कि जो सिलेबस है ना, यही रामबाण है। अगर सिलेबस के एक-एक कीवर्ड्स पे आपने अपने खुद के नोट्स बना लिए, है ना? और उसको पीवाईक्यू से लिंक कर दिया, तो उसके बाहर से मेंस में कुछ नहीं आता है ना? क्योंकि प्री का देखो गेम अलग होता है, बट मेंस प्रेडिक्टेबल होता है। इस मेंस को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कहाँ से क्वेश्चन्स आएँगे, है ना? और क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बट उनकी थीम्स तो कंफर्म ही है ना? सिलेबस से ही देंगे। तो इस वजह से इसको सिलेबस को समझने का बहुत ज़्यादा नीड होती है इसमें। यही रामबाण है समझ लो, ठीक है? चलो, तो हम लोग ने इवेंट्स देखा, पर्सनैलिटीज़ देखी, इश्यूज़ देखे। अब इसमें क्या-क्या आ चुके हैं पीवाईक्यू देखो, इवेंट में एक 1857 2 बार पूछ चुके हैं, है ना? और क्विट इंडिया मूवमेंट ये 1 बार पूछा था। फिर पर्सनैलिटीज़ में कौन-कौन इम्पोर्टेंट है? बाल गंगाधर तिलक हो गए, सर सैयद अहमद खान पूछा था पिछली बार, है ना? एक बार वेलेस्ली के बारे में भी पूछा था, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? और सरदार पटेल और महात्मा गांधी दोनों को 2-2 बार ये लोग पूछ चुके हैं, है ना? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, ओके? तो जब हम लोग नोट्स बनाएँगे तो इन पे खास फ़ोकस करेंगे, क्योंकि रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ओके? फिर देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस से खास कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, है ना? तो इसको हम लोग शॉर्ट में 1-2 पेज में पोस्ट इंडिपेंडेंस का ओवरऑल हम लोग आइडिया ले सकते हैं नोट्स बनाते टाइम, ठीक है? फिर देखो क्या है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, है ना? अब इसमें भी कुछ क्वेश्चन आया नहीं है ना? इसमें हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड में क्या क्वेश्चन आए हैं, ये एक आया देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है, फिर वर्ल्ड वॉर तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बाउंड्रीज़ भी क पूछ ली जाती हैं, और फिर ये जो कीवर्ड्स हैं सोशलिज्म, नाज़िज़्म एंड फासिज़्म, इसके बारे में पता होना चाहिए, ओके? तो इन्हीं पे ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक बार जैकोबिन, है ना? इनके रोल के बारे में पूछा था, फासिज़्म में मुसोलिनी के बारे में पूछ लिया था, है ना? और ये बाउंड्रीज़ है, रीड्राइंग ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, इसी में ही एक ही टॉपिक आ जाता है, बिस्मार्क का क्या रोल था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में, है ना? तो वो पूछा था।
ठीक है? फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इसका क्या ब्रिटिश के इस पे असर पड़ा था और इसके सोशियो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन क्यों इसको बोला जाता है। वर्ल्ड वॉर तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो वर्ल्ड वॉर वाला टॉपिक है। इसमें देखो बाल्कन क्राइसिस एक बार पूछा था, हिटलर का रोल पूछा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, है ना? और क्या पीस एफर्ट हुए आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो पूछा था, ठीक है? तो इस पे हम लोग खास वो एफर्ट करेंगे, ओके? फिर देखो आ जाता है इंडियन सोसाइटी। इसमें टोटल 4 टॉपिक्स हैं 6 टू 9, ओके? और देखो इसमें पहला टॉपिक क्या है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। तो इसमें क्या कीवर्ड मिला हमको? फीचर्स, है ना? और किसका? सोसाइटी का और कल्चर का। समझ गए? तो इस टॉपिक में 6th वाले में हमको 2 चीज़ों के नोट्स बनाने हैं। एक तो क्या फीचर्स हैं हमारे इंडियन सोसाइटी के और क्या फीचर्स हैं हमारे इंडियन कल्चर के, बस। इन 2 पे नोट्स बना लिए तो सारे पीवाईक्यू हो जाने हैं। जैसे आप फीचर्स बनाओगे इंडियन सोसाइटी के, है ना? तो उसमें ये ज़रूर लिखोगे डाइवर्सिटी के बारे में, है ना? और फिर कॉन्टिन्यूटी के बारे में लिखोगे। तो बस वही आया है हमारा पीवाईक्यू में भी। जैसे कि एक बार क्वेश्चन पूछा था, ये तो ख़ैर करंट से लिंक हो गया कि कोरोना के टाइम पर इंडियन कल्चर ने कैसे हेल्प किया ग्लोबली। ओके, जैसे हम लोग नमस्ते वगैरह यूज़ करने लगे थे, है ना? और फूड भी काफ़ी हमारा वो था, प्रेवलेंट था उस टाइम पे, कैसे हेल्प किया चीज़ों ने, ओके? मेडिसिन्स, योगा, है ना? इन सब ने कैसे हेल्प किया, तो ये सब क्या है? ये सब कल्चर ही तो है, इंडियन कल्चर जिसने हेल्प किया था कोरोना के टाइम पर। तो वैसे ही इसको हम लोग लिंक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ वुमेन, है ना? वुमेन का क्या रोल है? किसमें? देखो पहले सिलेबस को ही समझते हैं। रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी and women's organizations, population issue, associated issues, poverty and development issues, urbanization and their problems and remedies। देखो कितने सारे कीवर्ड्स मिल गए। एक तो देखो वुमेन कीवर्ड मिल गया, फिर वुमेन ऑर्गेनाइजेशन कीवर्ड, पॉपुलेशन कीवर्ड, इश्यूज, पुअर्टी, है ना? फिर डेवलपमेंट इश्यूज, अर्बनाइजेशन, फिर उनके प्रॉब्लम्स और फिर उनकी रेमेडीज। देखो मिल गए कितने सारे कीवर्ड। बस इन्हीं को ही उठा के एक-एक पेज के नोट्स बना लो। अब इसी को ही हम लोग और अच्छे से समझें तो देखो इस टाइप की कुछ ही चीज़ों की बात कर रहे हैं। वुमेन का ही पॉवर्टी में क्या रोल है, एम्प्लॉयमेंट में क्या रोल है, डेवलपमेंट में क्या रोल है, वुमेन्स का हेल्थ में क्या रोल है ना? पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या रोल है और क्राइम। अगर आपने इन 5 चीज़ों के ऊपर बना लिया तो बस काम चल जाएगा। उसी से ही लिंक करके हर बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना? इन्हीं के ही कॉजेज़ लिख दो और इन्हीं का ही वे फॉरवर्ड लिख दो, इन्हीं के ही रेमेडीज़ लिख दो, है ना? और ये इसमें कैसे चेंज हो रहा है ना? तो बस यही लिखना होता है। अब क्योंकि पेपर 5 एंड 6 भी आ गया है, तो इसको हम लोग को थोड़ा-सा यूपी के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ लेना चाहिए, है ना? ख़ैर उसकी अलग बात कर लेंगे, 5 एंड 6 की अलग बात कर लेंगे किसी और वीडियो में, ठीक है? अभी हम लोग जीएस की बात करते हैं। देखो, फिर क्या है 8th में है मीनिंग ऑफ लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन, ग्लोबलाइज़ेशन एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमी। इसके साथ एक कीवर्ड आप और ऐड कर लेना, अर्बनाइज़ेशन, ठीक है? वैसे तो ये अर्बनाइज़ेशन इधर आ गया था बट ये वुमेन के पर्सपेक्टिव से था, है ना? तो इन सब पे क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ लिबरलाइज़ेशन? डिफाइन प्राइवेटाइज़ेशन, है ना? ग्लोबलाइज़ेशन का क्या इफ़ेक्ट है सोसाइटी पर, है ना? अर्बनाइज़ेशन क्यों हो रहा है? ठीक है? तो ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन्स आते हैं चारों के ऊपर, तो चारों के ऊपर आप कीवर्ड्स हैं, ये नोट्स बना लो थोड़े-थोड़े, ओके? फिर देखो, फिर नेक्स्ट है सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज़्म, रीजनलिज़्म एंड सेक्युलरिज़्म। अब इसमें देखो रेड सर्कल नहीं बना है इन सब पे, इसका मतलब ये नहीं है कि इन पे क्वेश्चंस आए नहीं हैं। इनका मतलब है कि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, है ना? जैसे अब ये वर्ल्ड वॉर में क्या-क्या क्वेश्चन आए थे वो लिखा था। बट अगर ये क्वेश्चन आता कि वर्ल्ड वॉर कब हुआ, उसको डिफाइन करो किसके बीच में हुआ, तो उसमें क्या आप लिखें? वो तो वर्ल्ड वॉर ही है ना, उसी के बारे में है। तो इस वजह से यहाँ पे वो चीज़ नहीं लिखी है। वैसे ही यहाँ पे है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं सारे, है ना? और एक नहीं मल्टीपल टाइम्स आए हैं, इस वजह से इन पे रेड सर्कल नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है कीवर्ड्स, ठीक है? वैसे ही यहाँ पे देखो सोशल एम्पावरमेंट, इससे क्या पूछा गया है कि एसटी का इसका शेड्यूल्ड ट्राइब का एम्पावरमेंट के बारे में एक बार पूछा था और एक बार पूछा था कि आईटी एंड इंटरनेट इसका क्या रोल होता है सोशल एम्पावरमेंट में, है ना? जो वीकर सेक्शंस हैं उनके अपलिफ्टमेंट में क्या रोल होता है? कम्युनलिज्म बहुत बार पूछा है, रीजनलिज्म बहुत बार पूछा है, सेक्युलरिज्म पूछा है ना? तो इसके पास इसके नोट्स प्रिपेयर कर लो, ओके? फिर देखो ज्योग्राफी आ जाता है। इसमें क्या-क्या कीवर्ड्स हैं, इसको हम लोग जल्दी-जल्दी देखते हैं। एक तो वाटर हो गया, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, सॉइल पे पूछते हैं, ठीक है? फिर फिजिकल ज्योग्राफी में क्या-क्या पूछ चुके हैं, एक ग्लोबल वार्मिंग पूछ चुके हैं, एयर मास पूछ चुके हैं, एल नीनो के बारे में पूछ चुके हैं, ओके? अब इसके अलावा और क्या पूछा है फिजिकल ज्योग्राफी में, एक ही 9 नंबर चैनल के बारे में पूछा था और इंडिया की मिनरल पॉलिसी क्या है, उसके बारे में पूछा था। ये तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, पॉलिसीज़ तो सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। मिनरल पॉलिसी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, है ना? साइंस एंड टेक की हो, इनोवेशन हो, कोई भी हो, सारी पॉलिसीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, एजुकेशन पॉलिसी हो, ठीक है?
फिर अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ओशन करंट्स, विंड्स, ग्लेशियर्स, ये सारे कीवर्ड्स हैं। सबके आपके पास 2-2 पेज के नोट्स होने चाहिए, ठीक है? कहीं से भी उठा के कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा और ऑलरेडी आ चुके हैं इन सब पे क्वेश्चंस, ठीक है? जैसे देखो ये करंट्स में एक बार फैक्टर्स पूछ लिया था और एक बार नॉर्थ अटलांटिक ओशन के जो करंट्स है उसके बारे में पूछ लिया था। विंड्स में भी लैंडफॉर्म पूछ लिया था कि विंड की वजह से डिपोजिशनल है ना, और इरोशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में बताओ। फिर ओशनिक रिसोर्सेज के बारे में पूछता है इंडिया की क्या पोटेंशियल है ना, क्या चैलेंजेस हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, कैसे हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं उसका, ठीक है। फिर माइग्रेशन एंड रेफ्यूजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे रिवर्स माइग्रेशन पूछा था, है ना, रोहिंग्या क्राइसिस जो चल रहा है उसके बारे में पूछा था। फिर क्या पूछा था? इंटरनल माइग्रेशन पूछा था। फिर यूपी में, है ना, यूपी का जो ईस्ट साइड है वहाँ पे जो रिफ्यूजीज़ क्राइसिस हो रहा है, उसके बारे में भी पूछा था। तो ये इम्पोर्टेंट है, माइग्रेशन, रिफ्यूजी प्रॉब्लम विद स्पेशल फोकस ऑन इंडिया। ओके। फिर पॉपुलेशन, है ना? इसकी भी देखो पॉलिसी पूछ ली थी। सेटलमेंट के बारे में पूछते हैं कि जो रूरल सेटलमेंट है ना वो गंगा प्लेन में, उसका क्या पैटर्न है और उसका वही पैटर्न क्यों है ना? उसके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या है? तो ये सारी चीज़ें पूछते हैं। स्मार्ट सिटीज़ के बारे में 2-3 बार पूछ चुके हैं। जो ईस्टर्न यूपी सिटीज़ हैं, है ना? स्मार्ट सिटीज़, उनके बारे में पूछते रहते हैं। खैर ये पहले तो लाइक पेपर 5 एंड 6 नहीं था, इसलिए जीएस 1 में पूछ लेते थे। बट अब पूछेंगे ये पेपर 5 में जाके, ठीक है? तो उसको हम लोग अलग से बात कर लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट क्या था, जीएस पेपर 1। तो अगर आप अभी से पेपर्स मतलब तैयारी स्टार्ट कर रहे हो मेंस की, तो आपको क्या करना है, इसके नोट्स बनाने हैं, है ना? सिलेबस उठाना है और सारे कीवर्ड्स के नोट्स बनाने हैं। अगर आप टोटल देखोगे तो कितने निकलेंगे? मान लो 30 टू 35 टॉपिक्स निकलेंगे पूरे जीएस 1 में से, तो इसके आप नोट्स बना लो। बस उसके बाद से कुछ आना ही नहीं है। उससे फ़ायदा क्या होगा? अब इसको आपने सिलेबस प्लस पीवाईक्यू दोनों को लिंक कर दिया है। तो आपको पीवाईक्यू के अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप क्या करो, सिलेबस उठाओ, उसी के कीवर्ड्स जो यहाँ-यहाँ लिखे हैं, उस पे ही नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, ओके? और इसके साथ आप प्रैक्टिस बाद में फिर पीवाईक्यू की जब करोगे, तो आप देखोगे कि सारा आपके नोट सही है, ओके? तो ये फ़ायदा होता है सिलेबस को एनालिसिस करने का। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं जीएस 2, है ना? देखो, ये जीएस 2 में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पॉलिटी वाला पार्ट है। इसमें ये लोग आर्टिकल पूछते रहते हैं, ठीक है? तो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, है ना? वो तो पता होना ही चाहिए, साथ में अगर कुछ न्यूज़ में रहा है आर्टिकल, है ना? तो वो भी पढ़ लेना। जैसे 21 न्यूज़ में बना रहता है, 72 370 कितना न्यूज़ में था, 32 तो रहता ही रहता है, ठीक है? राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, ये सब पूछा जा चुका है। फीचर्स में प्रिएम्बल के बारे में ये लोग पूछते रहते हैं, कैसे फिलॉसफी है, क्या प्रोविजंस हैं, है ना? क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, ये सब पूछते रहते हैं। अमेंडमेंट पूछते रहते हैं। अमेंडमेंट खासकर जो रिसेंटली हुए हैं, वो पूछते रहते हैं। जैसे एंटी टेरर आरटीआई 42nd और ये सीएए हुआ था उस टाइम पे, ये पूछा था। फिर 73rd पूछा था, है ना? फिर सिग्निफिकेंट प्रोविजंस क्या हैं? जैसे कि ये तो मतलब बेसिक जो लक्ष्मीकांत में दे रखा होता है, डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है स्टेट में, तो उसको कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, कैसे अबॉलिश कर सकते हैं, उसका प्रोसेस बताओ। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में पूछते रहते हैं। इसी में देखो एस्टीमेट कमिटी पूछी थी, है ना? और इंडिया का जो स्ट्रक्चर है फेडरल प्लस यूनिटरी वाला, है ना? दोनों का मिक्स है, वो पूछा था एक बार। फिर लेजिस्लेटिव कैसे कंट्रोल करती है एग्ज़ीक्यूटिव को, वो पूछा था। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में पूछा था, ठीक है? तो ये डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से ये वाले टॉपिक्स हैं। बेसिक स्ट्रक्चर में एक बार प्रिएम्बल पूछा था कि प्रिएम्बल बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है और कैसे है, ठीक है? बेसिक स्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंस पूछा था, इसका इवोल्यूशन भी पूछा था कि कैसे ये बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ है, ठीक है? तो इन कीवर्ड्स पर हम लोग को लक्ष्मीकांत पढ़ते हुए फोकस करना है, ओके? फिर यूनियन और स्टेट्स इनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो हमें पता होना चाहिए, है ना? और यूनियन में भी एक बार पूछा था कि राज्यसभा के पास क्या स्पेशल पावर्स हैं ओवर लोकसभा। स्टेट्स में एक बार यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली का लॉ मेकिंग प्रोसेस ही पूछ लिया था, है ना? तो ये तो अब पेपर 5 एंड 6 में पूछेंगे, यहाँ तो पूछेंगे नहीं। चैलेंजेस ही पूछ लेते हैं, जैसे कि बोडो पीस एग्रीमेंट हुआ था, है ना? ये क्या है? ये यूनियन प्लस स्टेट के बीच की ही तो बात है ना, तो इस वजह से यहाँ पे पूछ लिया था। फेडरल नेचर पूछ लेते हैं, जैसे क्या कि इंटर स्टेट काउंसिल इसके बारे में पूछा था एक बार और वन नेशन वन इलेक्शन ये तो न्यूज़ में भी था, ठीक है? तो इस वजह से पूछ लिया था। फिर फाइनेंसेस के बारे में पूछ लेते हैं, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में पूछा था, अब ये रद्द कर दिया है ना? तो इस पे फिर से क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों रद्द किया, है ना? इससे क्या घाटा हो रहा था? ये सब पूछा जा सकता है। फाइनेंस कमीशन इस 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन कि फाइनेंस कमीशन क्या है, क्या कंपोज़िशन है, क्या काम करता है, ये सब पूछा जाता है, डायरेक्ट आता है, ठीक है? तो इसके नोट्स तो होने ही होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, है ना? और इसके रिसेंट प्रोविजंस भी पूछ सकता है कि 16th फाइनेंस कमीशन में क्या प्रोविजंस थे, ओके? फिर देखो सेपरेशन ऑफ पावर्स, डिस्प्यूट रेडिशल मैकेनिज्म, इंस्टीट्यूशन, है ना? और एडीआर इसके बारे में खूब पूछता है ना? एडीआर के बारे में खूब पूछता है और एडीआर के ही अंदर एक तरह से लोक अदालत आ गया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें पूछता है, तो एडीआर के ऊपर अच्छे से नोट्स बना लेना।
फिर कंपैरिजन एक बार पूछा है किसके साथ? यूएसए के साथ, ठीक है? तो जो मेजर कंट्रीज़ हैं, उसके साथ आप कंपैरिजन के नोट्स बना लेना, ज़्यादा नहीं, हाफ पेज के नोट्स बनाओगे तो उससे काम चल जाएगा, ओके? फिर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इसमें कुछ खास क्वेश्चन आता नहीं है ना? फिर ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखें तो प्रेशर ग्रुप वगैरह हो गए, एक बार ये क्वेश्चन पूछा था। एग्जीक्यूटिव में क्या सीएम गवर्नर के बीच क्या रिलेशन क्या होता है, वो पूछा था। पीएम का रोल कैसे इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे एग्जीक्यूटिव में, है ना? वो भी पूछा था, ये 2 बार पूछ चुके हैं पीएम का रोल। फिर जुडिशरी, इसके बारे में क्या पूछा था, एक तो पीआईएल के बारे में पूछा था, फिर एक बार जुडिशियल एक्टिविज़्म के बारे में पूछा था, ठीक है? तो इस पे जुडिशरी पे ज़्यादा डिटेल में घुस के नहीं जाना है हमें लक्ष्मीकांत में, बट ये जो रिसेंट वाली चीज़ें होती हैं, है ना? जो करंट में कुछ टॉपिक्स रहे होंगे, उससे क्वेश्चन उठा लेता है, ठीक है? तो इसको ऐसे पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, फिर ये रोपा आता है ना? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। इसमें एक बार वीवीपैट पूछा था। ये एक एक तरह से इलेक्शन समझ लो इसको, ठीक है? तो इलेक्शन से रिलेटेड जितने टॉपिक्स होते हैं ना, वो सब ये लोग यहाँ पे पूछ लेते हैं रोपा में। जैसे वीवीपैट पूछ लिया था, पॉलिटिकल पार्टीज़ पूछ चुके हैं और ये रोपा के ही प्रोविजंस पूछ लिए थे कि मेन एलिमेंट्स क्या हैं रोपा के, ठीक है? डायरेक्ट पूछ लिया था। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के बारे में पूछते हैं। किस-किस का पूछ चुके हैं? कैग और इलेक्शन कमीशन, इसका पूछ चुके हैं, है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज़ हैं, उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि उनकी क्या पावर्स हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना? या फिर उनमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है? जैसे इलेक्शन कमीशन न्यूज़ में बना रहता है ना? कि उसको लाइक इलेक्ट करने के लिए पूरी जो वो होती है, जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसी के पास सारी पावर्स होती हैं, ठीक है? 3 लोगों की बॉडी होती है जिसमें 2 लोग तो रूलिंग पार्टी के ही होते हैं, तो ये मतलब ठीक नहीं है, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ पूछता है जैसे सीबीआई पूछ चुका है, एनएचआरसी पूछ चुका है ना? एनबीए पूछ चुका है, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, है ना? और सीवी पूछ चुका है, ठीक है? सीवीसी होगा ये, ओके? फिर देखो इसके गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पूछता है कि इसमें क्या आईसीटी का क्या रोल है ना? कैसे आईसीटी से हम लोग गवर्नेंस इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सब पूछता है। डिजिटल इंडिया भी यहीं पे आ जाता है और एक बार पूछ लिया था ये सुगम्य भारत अभियान, ठीक है? तो ये करंट की चीज़ हो गई। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप और एनजीओज़, इन सब से क्वेश्चन आता है। तो दोनों को ही की एज़ अ कीवर्ड मान के आपको अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। अच्छा, ये जो पीवाईक्यू और सिलेबस का जो लिंकेज है ना, ये आपको बिल्कुल रट जाना है, ठीक है? कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं और पीवाईक्यू सिलेबस को लिंक करके इसका मतलब एक क्या काम करना, पीडीएफ को प्रिंट करवा लेना और अपने डेस्क से लगा लेना, ठीक है? टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको ये पीडीएफ, तो वहाँ से डाउनलोड करके लगा लेना, ओके? तो इससे आपको एक ही पीडीएफ में सिलेबस प्लस पीवाईक्यू दोनों ही सामने रहेंगे तो अच्छे से तैयारी हो पाएगी, है ना? कहाँ पे फोकस करना है, कौन-कौन से कीवर्ड्स पर, वो भी ज़रूरी है, ठीक है? चलो, नेक्स्ट देखो वेलफेयर स्कीम्स, है ना? कोई अगर रिसेंट होती है तो उसी के बारे में पढ़ लो। बाकी ये मनरेगा वगैरह के तो लाइक आते ही रहते हैं क्वेश्चन, तो मनरेगा पे ज़रूर बना लेना, किसी स्कीम पर बनाना नोट्स, चाहे ना बना लेना, ठीक है? एक बार अटल भुजल योजना ही पूछ लिया था, ओके? फिर ये देखो कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे हेल्थ हो गया, है ना? एजुकेशन हो गया और ह्यूमन रिसोर्स हो गया, 3 कीवर्ड हैं, तो तीनों पे आपके नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए, है ना? बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड ये सब कीवर्ड्स हैं। ऐसे ही देखो पॉवर्टी और हंगर भी कीवर्ड है, तो 5 कीवर्ड यहाँ पे हो गए। हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, पॉवर्टी और हंगर, इन 5 पे आपके पास नोट्स होने चाहिए। अब देखो गवर्नेंस आ जाता है, ट्रांसपेरेंसी, इसके बारे में पूछ चुके हैं, इसमें आरटीआई के बारे में भी पूछा था, अकाउंटेबिलिटी के बारे में पूछा था। इसमें क्या पूछा था कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में क्या रिलेशन है ना? क्या लिंकेज है, वो पूछा था, ओके। फिर ई गवर्नेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? 3 बार क्वेश्चन आ चुका है टोटल, है ना? अच्छा, ये जो हम लोग क्वेश्चन की एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो ये हम लोग 2018 से 2023 के क्वेश्चंस की एनालिसिस कर रहे हैं। मतलब जो लिंकेज कर रहे हैं पीवाईक्यू का, और 2018 से 2023 तक कर रहे हैं, ओके। फिर देखो चार्टर के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, जो सिटीज़न्स चार्टर होता है उसके बारे में भी 3 बार पूछ चुके हैं। तो इसके पास इसका तो अच्छे खासा तो आपके पास नोट्स होना चाहिए, 2-2 3-3 पेज का, ई गवर्नेंस और चार्टर, और डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ये नहीं कि घुमा-फिरा के कुछ अजीब-सा लिंक करके दे दिया, नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल, ठीक है? कि ई गवर्नेंस का क्या रोल है ना? इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस कोरोना टाइम पे क्या था? यही सब पूछते हैं, ठीक है? बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस। फिर सिविल सर्विसेज़ का क्या रोल है डेवलपमेंट में, डेमोक्रेसी में, है ना? तो ये सब पूछते हैं। तो रोल ऑफ सिविल सर्विसेज पे 2 पेज के नोट्स बना लेना बस, सिंपल, ठीक है? फिर देखो ये आईआर वाला पार्ट आ जाता है। जीएस 2 में ऑलमोस्ट मान लो 1/4 पेपर यहीं से आता है, आईआर से। 5 टू 6 क्वेश्चंस कन्फर्म है, हर साल आईआर से ही आने हैं, ठीक है? तो स्पेशल फोकस रखना, ठीक है? इंडिया एंड इट्स रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज, पहला टॉपिक ये है आईआर का, ठीक है? तो इंडिया में एक बार कश्मीर के बारे में पूछा था, तो मतलब अगर
इंडिया के अंदर कुछ इशू चल रहा हो किसी स्टेट के साथ, तो वो आपको पता होना चाहिए, है ना? तो ये करंट से लिंक हो गया, ओके? तो उस पे नोट्स बना लेना। फिर नेबरिंग कंट्रीज़ पे तो आपके पास नोट्स होने ही चाहिए। इंडिया की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ है ना, उनका क्या रिलेशन है इंडिया के साथ, है ना? या तो उनमें कुछ अगर इश्यू चल रहा है, जैसे यहाँ पे कहाँ पे चल रहा है, बर्मा में चल रहा है, म्यांमार में, ठीक है? तो उसके आपके पास नोट्स होने चाहिए, ओके? तो देखो इसमें किस-किस के बारे में पूछा है। एक तो यूएसए के बारे में पूछा था, ये नेबरिंग कंट्री नहीं है बट यूएसए और इंडिया, इनमें रिलेशन बहुत ही लाइक कॉमन पूछा जाता है, कॉमनली पूछा जाता है। अफ़गानिस्तान के साथ पूछा था, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान इन सब के साथ पूछ चुका है ऑलरेडी, ठीक है? तो सारी नेबरिंग कंट्रीज़ का आपके पास नोट्स होना चाहिए। ग्रुपिंग्स के बारे में पूछता है, जैसे G20, आर्कटिक काउंसिल, बिम्स्टेक, सार्क ये सब पूछ चुका है। एग्रीमेंट भी पूछ लेता है, जैसे यूएस ईरान के बीच में क्या एग्रीमेंट है, यूएस अफ़गानिस्तान में क्या रिलेशन चल रहा है, अब्राहम अकॉर्ड के बारे में पूछ चुका है, ठीक है? तो ये एग्रीमेंट्स पे एक-एक पेज के आपके पास नोट्स होने चाहिए, है ना? एक-एक पेज नहीं तो आधा-आधा पेज के बारे में होने चाहिए। फिर डायस्पोरा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आईआर का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है ना? इंडिया के इंटरेस्ट में 2 बार पूछा जा चुका है। चैलेंजेस क्या हैं, है ना? कैसे इनके साथ हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं अपने रिलेशंस, ये सब पूछा जाता है। इनका क्या रोल है यूएस में, है ना? तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें। फिर देखो इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज़, है ना? अब इनके बारे में भी जैसे कि कौन-कौन से पूछे जा चुके हैं देखो, एक आईसीजे पूछा था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएनएससी पूछ चुके हैं, क्वाड पूछ चुके हैं, डब्ल्यूएचओ पूछ चुके हैं और वर्ल्ड बैंक पूछ चुके हैं, ठीक है? तो ये जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है ना, इनके भी नोट्स बना लेना, आधे-आधे पेज के ही बना लेना, उससे ही काम चल जाएगा, ठीक है? बाकी तो फिर अपनी राइटिंग प्रैक्टिस होगी, तो वहाँ से सब हम लोग आधे पेज से ही घसीट के 3 2-3 पेज भर देंगे, ठीक है? लिखना आना चाहिए बस। चलो, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जीएस 3 की तरफ, ओके? आज की वीडियो में यहीं तक रखेंगे जीएस 3 तक, जीएस 4, 5 एंड 6 इसका आप चाहो तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना बट इसका एनालिसिस फिर नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? चलो जीएस 3 हम लोग देखते हैं। देखो इसमें सबसे पहले इकोनॉमी में देखो प्लानिंग वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंडिया है, मतलब इम्पोर्टेंट है सॉरी। तो प्लानिंग में देखो मेक इन इंडिया पूछ चुके हैं, है ना? फिर गति शक्ति के बारे में पूछ चुके हैं, एमएसएमई के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी हमने कहा था ना पॉलिसी सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी पूछ चुके हैं, एनर्जी पॉलिसी पूछ चुके हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2 बार पूछ चुके हैं। तो जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, वो तो इम्पोर्टेंट हैं ही हैं, अलग-अलग सेक्टर्स की। नीति आयोग के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, इसके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स ही 2 बार पूछ चुके हैं, है ना? कंपोज़िशन और ये प्लानिंग कमीशन नीति आयोग में क्या डिफरेंस रहा है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो नीति आयोग पे भी नोट्स बना लेना। एसडीजी तो बहुत ही मतलब सबसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूरे सारे जीएस में तो यही है एसडीजी क्योंकि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। पिछले 5 साल में 4 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? तो इम्पोर्टेंस आप खुद ही समझ सकते हो। फिर ये देखो पॉवर्टी हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इस पे हम लोग ऑलरेडी नोट्स बना चुके हैं, ठीक है? तो पीछे जहाँ पे नोट्स बनाए थे हम लोग ने, वहीं पे इसको थोड़ा इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से भी नोट्स बना लेना एक हेडिंग डाल के, ठीक है? तो वहीं पे आपका काम चल जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट का भी वही है, सोशल जस्टिस जैसे कि क्या फूड सिक्योरिटी हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, इन सब पे क्वेश्चन आ चुका है। इंक्लूसिव ग्रोथ 5 बार देखो क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? तो एसडीजी और इंक्लूसिव ग्रोथ इसके नोट्स नहीं है आपके पास, तो फिर आप मतलब पेपर 3 में क्या ही कर रहे हो, ओके? तो इंक्लूसिव ग्रोथ पे भी नोट बना लेना, 5 बार क्वेश्चन आ चुका है। कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट्स एंड फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है? तो बजट को ओवरऑल मतलब ओवरऑल आपको ग्लैंस करना है, उसके नोट्स बना लेने हैं, ठीक है? ज़्यादा डेप्थ में घुस के नहीं जाना है, कि इसके क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या होता है, ये फलाना-ढिमकाना वो सब नहीं, ठीक है? डायरेक्ट देखो प्रोसेस ही पूछा है कि क्या प्रोसेस होता है और एक बार पूछा था सिंपल कि प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है? तो ये ऊपर-ऊपर वाली चीज़ें हैं। फिर देखो क्रॉप्स, है ना? अब ये पूरा क्या है, ये एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, ठीक है? इकोनॉमी प्लस एग्रीकल्चर। तो क्रॉप में क्या-क्या देखो एक तो मार्केटिंग के बारे में पूछते हैं। इसमें कीवर्ड ही देख लेते हैं ना पहले। देखो एक तो है मेजर क्रॉप्स, ठीक है? राइस हो गया, व्हीट हो गया, पल्सेस हो गया, मिलेट्स हो गया, इनके आपके पास नोट्स होने चाहिए, ठीक है? फिर इरिगेशन एक कीवर्ड हो गया, है ना? क्या-क्या इरिगेशन के टाइप्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, है ना? और तो ये सब हम लोग देख सकते हैं। इसमें प्राइवेटाइजेशन वाला एंगल भी देख सकते हैं कि प्राइवेट इंडस्ट्री का क्या रोल है इरिगेशन में, है ना? फिर क्या है देखो स्टोरेज, है ना? क्या इश्यूज़ हैं स्टोरेज में, है ना? और फिर ट्रांसपोर्ट में क्या इश्यूज़ हैं, मार्केटिंग इसमें क्या इश्यूज़ हैं, क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, ठीक है? ये सब और साथ में इसका एक ग्रीन रिवॉल्यूशन भी देख लेना एग्रीकल्चर में ही इसके बारे में पूछ लेता है। फिर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मतलब एफिशिएंसी क्या है, ये लो क्यों है, ठीक है? ई टेक्नोलॉजी कैसे एड कर सकती है फार्मर्स को, 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो मतलब देख रहे हो आपके यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है कि यहाँ से एसडीजी पे आएगा ही आएगा, यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ से आएगा ही आएगा। यहाँ पे ई टेक्नोलॉजी पे आएगा ही आएगा। तो इनके नोट्स बने होने चाहिए ऑलरेडी, है ना? पहले से ही। फिर देखो क्या है, फिर ये पीडीएस वाला सिस्टम है, एमएसपी वाला, तो एमएसपी पे आपके पास नोट्स होने चाहिए, सब्सिडीज़ पे होने चाहिए, पीडीएस पे होने चाहिए, फूड सिक्योरिटी पे होने चाहिए,
जैसे कि पीडीएस में ये कैसे बून है ना? कैसे हेल्प कर रहा है पॉवर्टी और हंगर मिटाने में, उस पे क्वेश्चन आ चुका है। फूड सिक्योरिटी इसका नफ्सा का पूछा था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में, और इसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं कि हम लोग अभी तक हंगर क्यों नहीं मिटा पाए हैं, उसके बारे में भी पूछा था। ठीक है? फूड प्रोसेसिंग के बारे में पूछता रहता है, जैसे संपदा योजना पूछी थी। प्रॉब्लम्स क्या है फूड प्रोसेसिंग में और फूड प्रोसेसिंग की पॉलिसी क्या है? अगेन देखो पॉलिसी, ठीक है? तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो गए। फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट इसका क्या इंपॉर्टेंस है ना? ये भी एक बार पूछा है। लैंड रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स लाने में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं लैंड रिफॉर्म्स, है ना? वो पूछ चुका है। फिर लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ये ऑलरेडी हम लोग ऊपर कर चुके हैं, ठीक है? उसी को ही थोड़ा इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है? तो एक साथ ही नोट्स बना लेना। जीएस 1 में बनाए थे ना लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, है ना? तो वहीं पे ही नोट्स बना लेना, इसको अलग से बनाने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है? फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ग्रोथ में इंडिया के, है ना? और एनर्जी क्या-क्या रोल है, जैसे कि इसमें क्या क्राइसिस हैं, सस्टेनेबल एनर्जी, है ना? और इसमें रिफॉर्म्स, इसकी पॉलिसी, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये देखो साइंस एंड टेक वाला पार्ट है, तो साइंस एंड टेक में ऐसा कुछ मेजर कीवर्ड्स नहीं है, इसमें आपको करंट इवेंट्स ही देखने हैं, ठीक है? उसी से ही काम चल जाएगा। अगर आपने बेसिक प्रीलिम्स के लिए पढ़ रखी है साइंस एंड टेक और प्लस साथ में करंट इवेंट्स पढ़ लो, उससे ही काम हो जाता है। जैसे कि इसमें देखो क्या-क्या पूछा जा चुका है। एक तो टेक्नोलॉजी विज़न डॉक्यूमेंट आता है। उसके बारे में डायरेक्ट पूछ लिया था। फिर एक टिफैक के बारे में पूछा था। क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना? डिजिटल राइट्स, इनोवेशन पॉलिसी, अगेन देखो पॉलिसी, डिजिटल इंडिया, एआई पॉलिसी देखो पॉलिसी, ई पॉल्यूशन एंड स्पेस पॉल्यूशन, ब्लड मून और चंद्रयान, ये सब क्या है? ये तो न्यूज़ में रहे हैं, है ना? या तो करंट इवेंट्स हैं मतलब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है? तो अगर आपने प्रीलिम्स के लिए में पढ़ा है ना, तो वहीं से ये सब हो जाता है, अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर जैसे चंद्रयान है, इस पे तो पता ही था कि क्वेश्चन आना ही आना है, तो इस पे आपके नोट्स प्रिपेयर हो सकते थे, ठीक है? स्पेस पॉल्यूशन, ई पॉल्यूशन, ये सब हम लोग पढ़ते हैं प्रीलिम्स में ही, ठीक है? तो वहाँ से ही टैकल हो जाता है, इसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक मोटे-मोटे हम लोग जो करंट के हैं, उस पे नोट्स बनाए जा सकते हैं, समझ रहे हैं? ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है, वो भी क्वेश्चन आ चुका है। नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी भी ले लो, है ना? और आईसीटी पे ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, इन पे ज़रूर बना लेना। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, इस पे तो होना ही चाहिए, बार-बार क्वेश्चन पूछता है। इसका क्या पोटेंशियल है, क्या एप्लीकेशन है ना? क्या इसने अचीवमेंट मिले हैं इसको, है ना? और ये कैसे हेल्प कर रहा है अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर का, ठीक है? अब हम लोग आते हैं एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट में भी कुछ खास ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, उसी से ही हो जाता है। जैसे देखो डेवलपमेंट वर्सेस एमिशन, है ना? मतलब हम लोग एमिशन बढ़ाएँगे, तो डेवलपमेंट कम हो जाए वो डेवलपमेंट हाँ, मतलब एनवायरनमेंट डेवलपमेंट तो कम ही हो जाएगा ना, एनवायरनमेंट सिक्योरिटी कम हो जाएगी। तो वही पूछा था डेवलपमेंट वर्सेस एमिशन एक बार पूछा था। चैलेंजेस क्या आ रहे हैं हम लोग को कंज़र्वेशन करने में वाइल्ड लाइफ के, है ना? एक बार एससीएनजी पूछा था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें इतना मतलब डिटेल में घुसने की या फिर कोई नई बुक पढ़ने की बिल्कुल नहीं है। प्रीलिम्स के नॉलेज से ही हम लोग लिख सकते हैं, बस आंसर राइटिंग करना आना चाहिए, ठीक है? बाकी नॉलेज तो हम लोग को प्रीलिम्स वाली से ही काम चल जाना है यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लस इंटरनल सिक्योरिटी, इससे क्वेश्चन आते हैं 5-6 क्वेश्चन एवरी ईयर, ठीक है? तो इसको स्पेशल फोकस रखना है। जैसे कि इसमें क्या है देखो कीवर्ड्स, डिज़ास्टर एज़ अ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, सेफ्टी चैलेंज, डिज़ास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें 2 कीवर्ड्स हैं, मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट, ओके? और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? मैनेजमेंट से ही। ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिटिगेशन से आएगा नहीं, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। जैसे कि देखो मैनेजमेंट में क्या-क्या आया है, कि कैसे मैनेजमेंट हम लोग कर रहे हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट को हर लेवल पे हम लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, है ना? इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी कैसे मैनेज किया जा रहा है, तो उसके बारे में पूछा था। फिर इसके टाइप्स और क्या काम है इसका मैनेजमेंट का, इफेक्टिवनेस, रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, नेचुरल क्या है, मैन मेड क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है ना? ये सब पूछा जा चुका है। फिर देखो इंटरनल सिक्योरिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो था डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि क्या मिलिट्री डेवलपमेंट, इसके बारे एडवांसमेंट के बारे में पूछते हैं। एफर्ट्स हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना? इंटरनेशनली उसके बारे में पूछता है। चैलेंजेस क्या हैं? रोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन क्या है? रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है? रोल ऑफ एआई क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी में ये सब पूछता रहता है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, है ना? न्यूक्लियर डिटरेंस इसके बारे में पूछता रहता है, 3 बार पूछ चुका है ना? रोल मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग का क्या रोल है? 3 बार पूछ चुका है। एक्सट्रीमिज़्म के बारे में पूछता है ना? फिर साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मनी लॉन्ड्रिंग 2 बार पूछ चुका है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, है ना? करप्शन, इंसर्जेंसी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन सब के आपके पास नोट्स होने चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन्स आते हैं अच्छे खासे, ठीक है? इस वजह से ज़रूर होने चाहिए। जैसे टेररिज्म पे एक बार नार्को टेररिज्म पूछा था।
इंसर्जेंसी में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, इस पे फोकस रखना, है ना? इसको डायरेक्ट एक बार आ गया था कि एक्सप्लेन करो इंसर्जेंसी क्या है, ठीक है? तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ऑर्गेनाइज़ क्राइम में नक्सलिज़्म पूछा था, ओके? फिर सिक्योरिटी फोर्सेस, है ना? इंडिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उसके बारे में भी पढ़ लेना। जैसे कि एक बार देखो हाई डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा था। सिविल डिफेंस डायरेक्ट पूछा था कि क्या होता है, इसका काम क्या है, कंपोज़िशन क्या है, ठीक है? एएफएसपीए के बारे में, है ना? न्यूज़ में बना रहता है। अग्निवीर स्पे स्कीम आई थी, तो उस पे पूछ लिया था। फिर नेशनल डिफेंस काउंसिल और पीपीपी मॉडल क्या है डिफेंस में, है ना? तो इन चीज़ों पे क्वेश्चन आए थे। तो ये भी हमारा क्या कंप्लीट हो गया, जीएस 3 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्या कीवर्ड्स थे, वो सारे हम लोग ने देख लिए। अब नेक्स्ट किसी वीडियो में हम लोग पेपर 4, 5 और 6 कंप्लीट करेंगे, ठीक है? अब ये जो हम लोग ने बात करी है ना, सिलेबस प्लस पीवाईक्यू को लिंक करने की और इसी के ही नोट्स बनाने की और साथ में पीवाईक्यू पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, उनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने की, ठीक है? तो इसी के लिए ही हम लोग एक इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं, यूपीपीसीएस मेंस के लिए, ठीक है? ध्यान से सुनना, है ना? तो उसी को ही देखो, देख ही लेते हैं डायरेक्ट। ये है आपका प्रोग्राम यूपीपीसीएस स्पार्क। स्पार्क क्या है? स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस एंड आंसर रिफाइनमेंट किट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक तो प्रैक्टिस करेंगे और उनको रिफाइन करेंगे धीरे-धीरे। इसमें क्या-क्या होने वाला है? देखो, एक तो हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट सिलेबस करेंगे जीएस 1 से लेके जीएस 6 तक। सारा हम लोग सिलेबस करेंगे, इवन ऐसे भी इंक्लूड कर लो। ओके, तो हम लोग सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कैसे करेंगे? डेली टारगेट्स के थ्रू। जो लोग हमारे प्रीलिम्स बैच में थे, प्रीलिम्स मेंटरशिप बैच में, तो वो लोग जानते होंगे ये डेली टारगेट्स का क्या सिग्निफिकेंस है। कैसे हम लोग ने सारा सिलेबस कंप्लीट किया था डेली टारगेट्स में, है ना? तो वही काम हम लोग यूपीपीसीएस मेंस के लिए करने वाले हैं। हम लोग कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे डेली टारगेट्स के थ्रू। फिर हम लोग डेली आंसर राइटिंग भी करेंगे। जो भी टारगेट होगा डेली का, उसी पे ही हम लोग डेली आंसर राइटिंग करेंगे और पीयर इवैल्यूएशन होगा, है ना? आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा, उसमें सब लोग अपने-अपने आंसर देंगे। आप दूसरों का चेक करो, दूसरे आपका चेक करेंगे और वहाँ से जो भी आपको वैल्यू एडिशन मिले, एग्ज़ाम्पल मिले, कीवर्ड्स मिले, है ना? या फिर लाइक रिसेंट इवेंट्स में हुए हों कुछ, वहाँ से एग्ज़ाम्पल मिले, उसको उठाओ, डायग्राम को उठाओ, फैक्ट को उठाओ, है ना? दूसरों को अच्छा लगे तो उसको अपने आंसर में ऐड करो, है ना? और बाकी फिर मेंटोर्स रहेंगे उस ग्रुप में, जो वो भी आपके लाइक जो भी कमी होगी आपके आंसर में, उसको इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है? अब इससे फ़ायदा क्या होगा? आपके सेल्फ मेड नोट्स बन जाएँगे, सारे कीवर्ड्स पे और पीवाईक्यूज़ पे, जो हम लोग ने अभी ऊपर बात करी है ना, 1 घंटे लगा के जो ऊपर बात करी है, वो हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्या होता है मेंस में, कि खुद के बनाए हुए नोट्स। अगर आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, हर एक कीवर्ड पे, सिलेबस के हर एक कीवर्ड पे आपके नोट्स हैं, तो आपका अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा मेंस में, है ना? मतलब अब जब आप लिखने बैठोगे तो आपके हाथ नहीं काँप रहे होंगे, है ना? और इवन आप 10-15 मिनट पहले ही पेपर कर लोगे और 10-15 मिनट जो लास्ट का बचेगा, अगर उसमें आपने एक-एक छोटा-छोटा डायग्राम भी हर एक क्वेश्चन में डाल दिया ना, तो बिलीव मी आपका 10 टू 15 मार्क्स ऐसे ही इंक्रीज़ हो जाने हैं, ठीक है? तो वो कैसे होंगे? वो ऐसे ही होंगे, ठीक है? अच्छा, इसमें पीवाईक्यूज़ थीमेटिक कवरेज भी होगी, दोनों की, यूपीपीसीएस और यूपीएससी, दोनों से ही हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। फिर इससे क्या होगा, जो हम लोग डेली आंसर आपको क्वेश्चंस देंगे, उसके हम लोग मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? डेली जैसे हम लोग ने दिए, सुबह क्वेश्चन दिए और रात को उसके मॉडल आंसर मिल जाएँगे और साथ में आपको जो और भी लोग होंगे, उनके तो आंसर मिल ही जाने हैं, ओके? और आपको टेम्पलेट्स भी मिलेंगे, जैसे कि क्या-क्या आप स्ट्रक्चर बना सकते हो बॉडी कंक्लूजन वाला, है ना? और डायग्राम्स कैसे आप अलग-अलग टाइप्स के बना सकते हो, है ना? फॉर्मूलेस क्या हो सकते हैं, तो ये सब आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे। फिर फैक्ट्स, डायग्राम्स ये सब मिलेंगे, ओके? अच्छा, इसकी फ़ीस क्या होगी? इसकी फ़ीस 999 है, ओके? और ये फ़िक्स है, इसमें कोई लाइक डिस्काउंट कूपन वगैरह नहीं है और लिमिटेड सीट्स हैं, है ना? हो सकता है जब तक आप वीडियो देखो तब तक सीट्स फिल भी हो जाएँ, क्योंकि वही है कि लाइक मेंस है ये, प्रीलिम्स नहीं है कि हम लोग ने बस बोल दिया और आप कर लो। इस पे स्पेशल फ़ोकस एक-एक बच्चे पे रखना पड़ेगा, इसलिए हम लोग ग्रुप को सिर्फ़ 25 लोगों का ही बनाएँगे, उससे ज़्यादा नहीं बनाएँगे, ठीक है? और इस प्रोग्राम को हम लोग कब से स्टार्ट कर रहे हैं? 10th मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब आपका डे 1 कब होगा? 10th मार्च होगा, ठीक है? तो उससे पहले जॉइन करना, उससे पहले क्या मतलब जैसे वीडियो देखना कर ही लेना, क्योंकि सिर्फ़ 25 सीट्स हैं। इससे एक भी ज़्यादा हम लोग फिर लेने वाले नहीं हैं, ओके? अच्छा, मीडियम क्या होगा? ये इंग्लिश होगा, है ना? ये हिंदी वालों के लिए नहीं है, कंप्लीट इंग्लिश मॉड्यूल होगा ये, ओके? अगर आपको जॉइन करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम पे आके हमको पिंग कर सकते हो। ठीक है? टेलीग्राम की जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ओके? अब इसको हम लोग एक बार सैंपल देख लेते हैं, इसको हम लोग कैसे क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखो शेड्यूल ही देख लेते हैं। ये टोटल कितने 3 महीने का होने वाला है, 3 महीने का भी नहीं, बल्कि 80 डेज़ का मॉड्यूल रहेगा, ठीक है? 80 डेज़ का मॉड्यूल रहेगा, इसको हम लोग 10th मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं और ये कब खत्म हो जाएगा? 31st मई को खत्म हो जाएगा। तो टोटल 80 डेज़ हो गए,
ओके। अब 31st मई को होगा, उसके बाद आपके पास पूरा जून खाली रहेगा आंसर राइटिंग करने के लिए। और बिलीव मी, सबसे ज़्यादा मेंस में क्या इंपॉर्टेंट होता है? आंसर राइटिंग। जितनी आपने आंसर राइटिंग कर ली, और तो आप क्या होता है ना, एक-एक क्वेश्चन के बाद आप खुद में इम्प्रूवमेंट देखोगे। तो अगर आप ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चन लिख लोगे, 80 डेज़ है देखो, 80 डेज़ और डेली हम लोग 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 400 क्वेश्चन्स आप लिख चुके होगे, है ना? और उसका आपके पास रेडीमेड टेम्पलेट होगा 400 क्वेश्चन्स का, ओके? तो समझ रहे हो आप ये कितना हेल्प करेगा ये चीज़ें आपको? तो देखो शेड्यूल क्या है, सबसे पहले हम लोग इंडियन सोसाइटी से स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम लोग हिस्ट्री करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे, एमएसी करेंगे, एंशिएंट मिडीवल आर्ट एंड कल्चर, फिर ज्योग्राफी करेंगे, फिर एनवायरनमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो ये पूरा जीएस 1 जो है ना, प्लस ये जीएस 3 का जो पार्ट है, ये हम लोग मार्च में ही कंप्लीट कर लेना है, ठीक है? इसमें 2 दिन की बस छुट्टी रहेगी, 14 एंड 15 होली की वजह से, ठीक है? उसके बाद कोई भी छुट्टी नहीं है, इवन संडेज़ भी ऑफ नहीं है, ओके? संडेज़ को हम लोग क्या करेंगे, एसेस करने वाले हैं, है ना? हर संडे को हम लोग एक ऐसे का टॉपिक उठाएँगे और उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है? अच्छा, हिंदी का क्या करना है ना? हिंदी तो इसमें इंक्लूड ही नहीं है, तो हिंदी का हम लोग सोर्स प्रोवाइड कर देंगे कि कहाँ से पढ़ना है, और उसको आप रेगुलरली पढ़ते रहो थोड़ा-थोड़ा, आधा-आधा, 1-1 घंटा, ठीक है? निकाल के, क्योंकि हिंदी में अलग से प्रिपेयर होने की क्या ही नीड है, ठीक है? फिर देखो, जो भी प्रॉब्लम आएगी हिंदी में वो हम लोग बता सकते हैं, ठीक है? अप्रैल में हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको जो हम जीएस 3 स्टार्ट किया है ना, इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी कर लेंगे। अभी हम लोग ने देखा ना 5 टू 6 क्वेश्चन्स यहाँ से आ रहे हैं, तो उसको उस हिसाब से इम्पोर्टेंस दो ना, क्यों नहीं दे रहे हो? फिर हम लोग इकोनॉमी, एग्रीकल्चर करेंगे, है ना? ऑलमोस्ट 10 दिन, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर साइंस एंड टेक करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन करेंगे, फिर हम लोग आ जाएँगे जीएस 2 में। इंडियन पॉलिटी करेंगे, फिर गवर्नेंस करेंगे, सोशल जस्टिस, एथिक्स करेंगे हम लोग टोटल कितने 1 हफ्ते। 1 वीक में एथिक्स हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, आराम से हो जाएगी, ठीक है? फिर हम लोग 12 मई से शुरू करेंगे जीएस 5 का सिलेबस, ओके? एंड 6 ऐसे ही हम लोग जीएस 6 भी करेंगे 21st मई से। तो ये टोटल 10-10 डेज़ के मॉड्यूल हैं, है ना? जीएस 5 और जीएस 6, और 10 दिन में आराम से हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ अलग से थोड़ी नहीं करना है, बस जो हम लोग ने यहाँ पे किया है ना, उसी को ही लिंक कर देना है यूपी से। अगर आप इसका सिलेबस देखोगे, तो क्या है, यही चीज़ें हैं, बस बट स्पेशल रेफरेंस टू यूपी, ओके? तो आराम से हो जाएगा ये, ओके? और इसके पीवाईक्यू तो ज़्यादा है नहीं, 1 ही साल के पीवाईक्यू हैं, तो वहाँ से जो हमारा टाइम बचेगा, उसको हम लोग कीवर्ड के हिसाब से नोट्स बनाने में, प्रिपेयर करने में लगा देंगे, समझ गए? तो ये ऐसे हो जाएगा हमारा जीएस 1 टू 6 ऐसे और हिंदी। तो ये हमारा पूरा शेड्यूल रहेगा। अब इसका एक एग्ज़ाम्पल देखें तो कैसे रहेगा? देखो, वीक 1 कब से स्टार्ट हो रहा है हमारा? 10 मार्च से कब तक चलेगा? 16 मार्च तक, है ना? ऐसे आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे। देखो, सबसे पहले 10th मार्च का है ये, है ना? सब्जेक्ट क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? इंडियन सोसाइटी। एक 10th मार्च को आपको क्या-क्या टॉपिक कवर करने हैं, वो आपको यहाँ पे लिखे मिलेंगे, और उसी से ही रिलेटेड पीवाईक्यूज़, है ना? प्रैक्टिस क्वेश्चन्स, जो आपको डेली लिखने हैं, है ना? डेली और लिख के ग्रुप में पोस्ट करने हैं, ठीक है? नहीं तो फिर लाइक खबर लेंगे मेंटर की तरह कि आपने क्यों नहीं दिए, ओके? तो आपके पास प्रेशर रहेगा कि मतलब देना ही देना है, इसमें कोई लीनियंसी नहीं है, ओके? तो देखो, यहाँ पे जो टॉपिक कवर किया जाएगा ना, पहले तो ये सिलेबस से है। जैसे कि हम लोग देखें, इंडियन सोसाइटी है ना, तो देखो सिलेबस में आ जाते हैं। ये रहा हमारा, ठीक है? तो इंडियन सोसाइटी हमारा 6th से 9th तक है। तो इसमें पहला टॉपिक क्या है, 6th वाला? सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, यही है, देखो। यही चीज़ तो है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। अब सिलेबस में सिर्फ़ इतना लिखा हुआ है ना? अब इसमें क्या डायमेंशंस हैं, क्या कीवर्ड्स हैं, वो सब हम लोग आपको लिख के देंगे। जैसे इसमें क्या डायमेंशन है, एक तो डाइवर्सिटी है, कॉन्टिन्यूटी है, रिलीजियस प्लुरलिज़्म है ना? और फैमिली स्ट्रक्चर का क्या मतलब कैसी है यहाँ की, इंडिया की, और फिर कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, ठीक है? तो ये सारे डायमेंशंस हो गए, ये सारे सिलेबस में नहीं दे रखे हैं, लेकिन ये सब हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जो थीम्स एंड डायमेंशंस हैं, वो सब हम लोग प्रोवाइड करेंगे कि डेली आपको किस-किस पे नोट्स बनाना है। तो 10 मार्च को आपको क्या करना है, सिर्फ़ 5 चीज़ों पे नोट्स बनाना है ना? डाइवर्सिटी, कॉन्टिन्यूटी, रिलीजियस प्लुरलिज़्म, फैमिली स्ट्रक्चर और कास्ट सिस्टम, है ना? और इनका अलग-अलग नोट्स नहीं, इन सबको किससे लिंक करके, सोसाइटी एंड कल्चर से, इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। तो इस पे आपको 5 चीज़ों पे नोट्स बनाना है, 5 पेज का, है ना? उसके बाद प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यूज़ की। अगर आप इतना नोट्स बना लोगे, तो यहीं से आपके सारे पीवाईक्यू हो जाने हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटी, है ना? कॉन्टिन्यूटी, है ना? फिर ये देखो पैंडेमिक में कैसे इसने हेल्प किया, ये तो लाइक करंट की चीज़ हो गई। रोल ऑफ आईटी, इंटरनेट एंड सोशल एम्पावरमेंट, है ना? फिर देखो मेन प्रॉब्लम्स ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ एसटी, है ना? ये सोशल एम्पावरमेंट वाला टॉपिक हो गया। तो इसके आप नोट्स बना लोगे तो ये आराम से कर लोगे। ओके, सैलिएंट फीचर्स तो आपको डे 1 में पूरा ये करना है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट डे आ जाओ, देखो रोल ऑफ वुमेन 11 मार्च को, है ना? इसमें अभी हम लोग ने जो ऊपर समझा था, जो वो साइकिल पढ़ी थी, देखो ये वाली जो साइकिल पढ़ी थी ना, यही चीज़ है ना? रोल ऑफ वुमेन।
ये वाला टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसमें देखो क्या डायमेंशंस हैं वो हम आपको बता देंगे, और आप नोट्स बनाओ फिर और प्रैक्टिस करो। जैसे वुमेन लिटरेसी कैसे अफेक्ट होती है, एम्प्लॉयमेंट होता है, फिर पुवर्टी होती है, हेल्थ होता है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या रोल है वुमेन्स का, है ना, और इसको कैसे हम लोग रोक रोक सकते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को, फिर डेवलपमेंट में क्या रोल है। तो इन सबको हम लोग इससे लिंक करके पूछ देखना है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्राइम का वुमेन के साथ पूछ सकता है, हेल्थ का पूछ सकता है, वुमेन का एम्प्लॉयमेंट के साथ पूछ सकता है। तो ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं वुमेन्स के, समझ गए। तो इतना आप कर लोगे तो यहीं से सारे क्वेश्चन हो जाने हैं। जैसे देखो सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज नेसेसरी फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, है ना। फिर ये देखो क्राइम, है ना, फिर ये कंट्रीब्यूशन, फिर चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन, फिर पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। तो ये सब यहीं से हो जाएगा। तो इस तरह से आपको डेली के टारगेट्स मिलेंगे। देखो ये 11 मार्च का हो गया, फिर ये 12 मार्च का है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और इसके साथ हमने आपको एक ऐड करवाया था अर्बनाइजेशन, है ना। अब इसको कैसे करना है, तो इन चारों चीज़ों के आपके पास नोट्स होने चाहिए। और इस किस चीज़ के नोट्स होने चाहिए, क्या डायमेंशन है, कि इन सब का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, किस किस पे इम्पैक्ट हो रहा है, कल्चर पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, फैमिली स्ट्रक्चर पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, वुमेन्स पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, वीकर सेक्शंस पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और ह्यूमन सेटलमेंट कैसे चेंज हो रही है इन चारों की वजह से, है ना। तो अगर आपने इसको इन सारे डायमेंशन से कवर कर लिया तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं, है ना। और इसके साथ साथ इसकी वजह से क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उस पे आपको नोट्स बनाने हैं, है ना। और इस पे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। देखो अर्बनाइजेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन पे डायरेक्ट आया है, अर्बनाइजेशन अगेन लिबरलाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया सूटेबल एग्जांपल के साथ, है ना। इसका किसके साथ देखो लिंक कर दिया है, वुमेन के साथ। तो किसका, ग्लोबलाइजेशन का, देखो ग्लोबलाइजेशन का वुमेन के साथ लिंक कर दो, ठीक है। तो ऐसे तैयारी करी जाती है मेंस की, है ना। ऐसे थोड़े नहीं कि रैंडम कुछ भी उठाओ और बस शुरू कर दो एक तरफ से। फिर देखो 13 मार्च को है, वही सोशल एम्पावरमेंट वाली चीज़ें। इसमें क्या चैलेंजेस हैं, क्या कॉजेज़ हैं, क्या इफ़ेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है ग्रोथ पे, पॉलिटिक्स में क्या रोल है ना? कैसे हैम्पर करता है पॉलिटिक्स को, रीजन पॉलिटिक्स कैसे होती है, और इन सब का आपस में इंटरकनेक्शन क्या है, कम्युनलिज़्म का सेक्युलरिज़्म के साथ, रीजनलिज़्म का, है ना? तो ये भी पढ़ना है हमको, ठीक है, समझ गए? तो ये सारा था। अब इसको कैसे जॉइन करना है उसके लिए हमने ऑलरेडी बता दिया है। टेलीग्राम पे आप आइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप हमको पिन कर सकते हैं। ठीक है? पिंग कर देना तो हम लोग ग्रुप में ऐड कर देंगे। ये फ्री नहीं है, ये पेड व मॉड्यूल है, और इसकी फ़ीस बिल्कुल मिनिमल हम लोग ने रखी है 999, ठीक है? अभी ऑलरेडी मतलब 3 महीने का है तो इतना तो लाइक बनता है, और फिर इससे आपको फ़ायदे बहुत सारे होने वाले हैं, है ना? इसको हम लोग ने फ्री क्यों नहीं किया? क्योंकि फ्री करते तो फिर इसकी आप वैल्यू ही नहीं करते, है ना? कोई भी चीज़ होती है हम लोग को फ्री मिल जाती है तो हम लोग कहाँ वैल्यू करते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ है। चलो, फिर जिसको जॉइन करना हो तुरंत कर लेना क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं, ओनली 25 सीट्स हैं। और बाकी जो सिलेबस का सेकंड पार्ट है, जीएस 4, 5, 6, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाइफरकेट करेंगे, ठीक है? चलो, टेक केयर, बाय-बाय। एंड इसको सिलेबस को आप यूज़ कर सकते हो, इवन अगर आप नहीं भी जॉइन करोगे ना, तो इसी सिलेबस को आप प्रिंट करवा के अपने डेस्क पे लगा लेना, है ना? उससे आपको बहुत हेल्प होगी। आप मानो, यकीन मानो, इस पे बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है इस चीज़ से, इस पीडीएफ से, ठीक है? चलो, टाटा, बाय-बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।